ब्रेक के बाद स्वागत। बढ़ते आगे बड़ी खबर नवादा से है, जहां नारदीगंज थाना क्षेत्र के इचुआ गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मुंद्रिका मांझी की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि काम करने के बाद पास में ही वो शराब पीने गया था। जहां शराब मिलती थी, इसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। पुलिस के जवानों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस के जवानों ने पिटाई के दौरान मुंद्रिका मांझी के सीने पर चढ़कर भी दबाया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में अभी तक उत्पाद विभाग का कोई बयान नहीं आया है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। सर, वहाँ थोड़ा शराब मिलता है, ये गया काम किया और चल गया उधर, और उतने पीने के लिए, और उतने ही देर में पुलिस आया। जितना वहाँ लोग था भाग गया सब। और भाई हम लोग का पता नहीं है, गांव वाला बता रहा है। और उसके बाद हम लोग का खबर आया कि बेहोश पड़ा है। गए देखे तो बस लाश इसका है। कैसे मौत हुआ उसका? और भाई उतना ही देर पुलिस, वो गांव वाला कहता है पुलिस मारा इसको। उसी समय रेड मारा गया, रेड मारने गया तो पुलिस सब भाग गया, रह गया। और उसी जो है पुलिस, ऐसा सूचना मिला है कि पुलिस के द्वारा उसको मारपीट किया गया। और कुछ लोग बोले कि उसके सीना पर जूता का निशान है। इससे प्रतीत होता है कि वो जो है उसके सीना पे चढ़ के जूता पे चढ़ गया, जिसके चलते उसकी प्राण चली गई है। और यही सब तो बोले हैं लोग, वहाँ का जो लोग है। कैसे मौत? लोग ग्रामीण द्वारा बता रहे हैं कि यह जो यहाँ पे पुलिस का टीम रेड किया था, ठीक है, अबकारी वाला जो साइज वाला है जी, तो उन्हीं से हमें कहना है कि मारपीट किया है अबकारी की टीम। हाँ, अबकारी टीम ग्रामीण का नाम है। क्या मतलब इनका जुर्म था? जुर्म क्या था उनका? अब इनका जुर्म तो पता चलेगा बाद में, पता चलेगा। नहीं कि अबकारी की टीम क्या रेड करने गई थी? हाँ, जैसे बता। अनिल विशाल फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। अनिल, इस मौत को लेकर क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, ये पूरी घटना जो है वो नारदीगंज थाना क्षेत्र के इचुआ गांव का है, जहां जैसा कि बताया जा रहा है कि युवक जो है वो अपना मजदूरी का काम करके वो लौट रहा था घर। उसी दौरान वो इचुआ गांव में जो छोटे स्तर पे जो चुराई का जो काम होता है, वहाँ वो शराब पीने गया था। और उसके बाद ही वहाँ पे जो है उत्पाद विभाग की टीम जो है रेड करने के लिए पहुंचती है। सभी वहाँ भाग खड़े होते हैं, मगर यह जो है मुंद्रिका मांझी जो है वो पकड़ा जाता है। और उसके बाद जैसा कि परिजनों का आरोप है कि जो ग्रामीण जो वहाँ पे मौजूद थे, उनका यह कहना था कि पकड़ाने के बाद उसकी पिटाई की गई और जिससे उसकी जो है वहाँ मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले पर उत्पाद विभाग का बयान अभी आना बाकी है। इस घटना की जानकारी जो है स्थानीय पुलिस को दी गई, जहां नारदीगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर सबसे पहले सबको अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेजती है। हालांकि इस रेड को लेकर नारदीगंज थाने को कोई सूचना नहीं थी। बाद में उत्पाद विभाग की टीम ने इसकी सूचना जो है स्थानीय पुलिस को दी है। हालांकि उत्पाद विभाग और नारदीगंज थाने के पुलिस में कोऑर्डिनेशन बाद में स्थापित होता है, जिसमें यह बताया गया है कि पिटाई नहीं हुई है। जो भी हो, जांच के बाद यह मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई है। फिलहाल जो है वो नवादा सदर अस्पताल लाया है, जहाँ मेडिकल टीम का गठन किया गया है और सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दूसरा को प्रिजर्व किया जाएगा और उसके बाद ही रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी किस परिस्थिति में मौत हुई है। हालांकि इस घटना के बाद ग्रामीणों में जो काफी आक्रोश है और उनका यही आरोप है कि उत्पाद विभाग की टीम जब छापेमारी करने के लिए पहुंची तो उसी के पिटाई से इसकी मौत हुई है। अब फिलहाल सभी रिपोर्ट्स आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। दानापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। किराए के फ्लैट में छापेमारी करते हुए पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस ने मौके से साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले कई अहम दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा है और नेटवर्क के अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण कुमार पिता अनिल कुमार है, जो दोनों ने बिघा थाना जिला नालंदा के रहने वाले हैं, को गिरफ्तार किया गया। उनके पास एक लेनोवो कंपनी का लैपटॉप, 3 अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन्स और बहुत सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड और ATM कार्ड मिले हैं। पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद में गोली चली है। शिवधाम मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। 3 राउंड हवाई फायरिंग से दहशत फैल गई। दोनों पक्ष के कई लोग घायल हैं। घायलों का GMCH में इलाज जारी है। मौके से 3 खोखा, 1 कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
देश भर में पेपर लीक रोकने के लिए नया सख्त कानून लागू हो गया है। कानून मंत्रालय ने 31 जुलाई 2026 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसे द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट एक्ट 2026 नाम दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल इसी हफ्ते पास हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब पूरे देश में प्रभावी हो गया है। युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने सख्त कानून का वादा किया था। अब इस वादे को पूरा कर दिया गया है। जेपीएससी और जेपीएससी के साथ झारखंड की बाकी सभी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक दंगल जारी है। रांची में जहां छात्रों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है, वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर मौन प्रदर्शन किया और सीआईडी की जगह सीबीआई जांच की मांग की। इधर जेएमएम और बीजेपी को अब आंदोलनकारी छात्रों में भी अंतर दिख रहा है, तो छात्र समस्या के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी पर जारी है जंग। दिल्ली में प्रदर्शन, रांची में सत्याग्रह। मुद्दा भारी, सियासत जारी। एक्शन क्या, समाधान कब? जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक दंगल जारी है। रांची में जहां संविधान मार्च के बाद आंदोलनकारी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हैं, वहीं उनकी मांगों को लेकर दिल्ली तक गूंज सुनाई दे रही है। जेपीएससी जेएसएससी मामले में धांधली को लेकर बीजेपी सांसदों ने मौन प्रदर्शन किया। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध जताया और अध्यक्ष को हटाने को आई वॉश बताते हुए गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड के अंदर हजारों छात्र पिछले 5 दिनों से धरने बैठे हुए हैं। भारी बारिश के बीच में उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच कराओ। चेयरमैन को तो हटा दिया आपने, लेकिन जो 3 मेंबर हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर की सबसे बड़ा आरोप है, उसकी लीपापोती हो रही है और हम सीबीआई मांग कर रहे हैं और उन सबों को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। इधर रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। छात्रों के आंदोलन का पैमाना अब बड़ा होता जा रहा है। घर से दूर समस्या के समाधान की मांग पर जारी सत्याग्रह पर बैठे छात्रों की मदद के लिए संस्थाएं आगे आ रही हैं। छात्रों के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। आंदोलन का स्वरूप था, आप जान रहे कि 25 तारीख से ही शुरू हुआ था बापू वाटिका में, जहाँ पे मात्र एक तिरपाल जैसा लगा करके शुरू हुआ था। धीरे यहाँ पे हम लोग नहीं सोचे थे घर से जब निकलेंगे तो वहाँ पे खाना का अरेंजमेंट क्या होगा, हमारा कपड़ा नहाना धोना कैसे क्या होगा, इसका हम लोग को कोई पता नहीं था। और जितना एग्जाम में जो बैठा है अभय तिवारी, जो एग्जाम में वो टॉप किया है, सभी परीक्षाओं को रद्द करे। उसके बाद सीबीआई जांच होना चाहिए, चाहे जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो। छात्रों के दिल्ली और रांची में आंदोलन को जेएमएम और बीजेपी दोनों अपनी अपनी नजरों से देख रहे हैं। जेएमएम ने दावा किया है कि दिल्ली में छात्रों के दबाव से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, जबकि राज्य में सीएम हेमंत सोरेन संवेदनशील हैं। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में छात्रों के वेश में राष्ट्र विरोधी ताकतों का जमावड़ा बताते हुए रांची के छात्रों को मासूम करार दिया। हेमंत सोरेन ने छात्रों की समस्याओं को, पीड़ा को समझा, त्वरित कार्रवाई की। क्या दिल्ली में वैसा देखने को मिला था? अंतर तो है कि भाई जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों का जमावड़ा था और यहाँ पर सारे के सारे राष्ट्रवादी छात्र हैं, झारखंड के भोले भोले भाले छात्र हैं जो इस तरह के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। तो इसलिए अंतर मत कीजिए ना। जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी नेता रांची से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के साथ जेएमएम को घेरने से नहीं चूक रहे। वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस की ओर से कार्रवाई पर कड़े एक्शन का दावा किया जा रहा है। इस बीच समस्या के समाधान को लेकर छात्र सत्याग्रह पर बैठे हैं। देखना होगा कि कब तक छात्रों की मांग सरकार सुनती है और समस्या का समाधान हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग में कथित अनियमितता के विरोध में बड़ी संख्या में छात्रों ने रांची में विरोध मार्च निकाला। जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्टेका चौक तक ये विरोध मार्च निकाला गया। मार्च के बाद छात्र अल्बर्टेका चौक पर काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही और कई प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने जेपीएससी में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। खंड लोक सेवा आयोग में धांधली को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। कई दिनों से आंदोलनरत हैं और आप देख सकते हैं तस्वीर में इस वक्त छात्र मोरहाबादी मैदान के तौर पर निकल करके ये कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। आप देखें कि किस प्रकार से ये छात्र सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च जा रहे हैं। मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं, आप कोशिश करूंगा छात्र से बात करने के लिए। जिंदाबाद! जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ हमारा आंदोलन है। जिस तरह से झारखंड का अलग हुए 25-26 साल हो जाने के बाद भी यहाँ के युवा दर बदर बिहार, यूपी और अलग अलग राज्यों में जाकर मजदूरी करने के लिए बेबस है। तो हम लोगों को न्याय चाहिए। जेएसएससी और जेपीएससी हम लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी रद्द हो इसलिए, और हम लोग सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिले। झारखंड का स्टूडेंट्स पूरा त्रस्त हो चुका है ये सरकार से, क्योंकि वो सारी सीटों को बेच रहे हैं। तो बताइए कि हमारा जो भविष्य है वो कहाँ जा रहा है। किस प्रकार से जनसैलाब में हाथ में तिरंगा और कैंडल मार्च निकालकर छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्र यहाँ पर आप देखें कि आपको तो तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देखें कि यहाँ पर छात्र अपनी मांगों को लेकर के 14वीं जेपीएससी में धांधली को लेकर के छात्र आंदोलन हुआ है। हमारी मांग यही है कि नौजवानों के साथ में भविष्य के साथ खिलवाड़ करना झारखंड सरकार बंद करे। देखिए यही वो छात्र हैं जो घरों से निकल करके राजधानी रांची में आकर अपने भविष्य की तैयारी को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और अपने जीवन को संवारने को लेकर यहाँ पर छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि ये छात्र हैं, ये लोग, आप ये बताओ कि आप छात्र हो? हाँ। आपने 14वीं जेपीएससी दिया था? हाँ दिया था। नहीं हुआ? हुआ क्या? जबरदस्ती लोग नहीं होने दिया। सही को गलत, गलत को सही 4 बार में आंसर के निकलता है। इन लोग का योग्यता चेक करेगा झारखंड में विद्यार्थी का, खुद योग्य नहीं है, 4 बार में आंसर के निकलता है। आयोग लोग किस प्रकार से छात्रों में आक्रोश है और अपनी बातों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलनरत हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन छात्रों की बात सुनती है या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल झारखंड के सभी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उस सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। कैमरा में प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। खबर रांची से है, जहां जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की कार्रवाई और पूछताछ जारी है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ख्यांगते से तीसरे दिन भी लंबी पूछताछ हुई। करीब 8 घंटे तक सीआईडी अधिकारियों ने सवाल जवाब किए। इस दौरान रिमांड पर लिए गए आरोपियों और पूर्व चेयरमैन के बयानों का क्रॉस एग्जामिनेशन कराया गया। लंबी चली पूछताछ के बाद पूर्व अध्यक्ष अपने घर के लिए रवाना हो गए। सीआईडी ने सोमवार के लिए फिर समन जारी किया है और अब सोमवार को चौथी बार पूछताछ होगी। आज की पूछताछ में दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और आरोपियों के बयानों का मिलान किया गया। वहीं मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों के रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेजा, तब जबकि 3 आरोपी की रिमांड अवधि पूरी नहीं हुई है और उनसे आगे भी पूछताछ होगी। आरोपियों से भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा संचालन और चयन प्रक्रिया पर सवाल पूछे गए। दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये दंगे हुए थे और इसी दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा का कत्ल हो गया था। इस मर्डर केस में ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। दिल्ली की ककरडुम्मा कोर्ट ने इन लोगों को पहले ही दोषी ठहरा दिया था, लेकिन सजा का ऐलान हुआ। इस मामले में ककरडुम्मा कोर्ट ने 13 जुलाई को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था। इस मामले में सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत अन्य दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव एक नाले से बरामद किया गया था। इस मामले में सजा का ऐलान करते हुए जज ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर घटना थी। उन्होंने कहा कि अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई, उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह पूरी घटना हुई उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया। अदालत ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था। जज ने कहा कि अंकित शर्मा पर हुआ हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद उसका शव दोषी घसीटकर चांद बाग ले गए और उसे नाले में फेंक दिया।
का ये केस है ही नहीं। ये केस का डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ देयर बीइंग एन अनलॉफुल असेंबली। वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है। आज तक हमको नहीं मालूम कि अंकित शर्मा को किसने मारा, और यही एक बहुत शर्म की बात है कि फैमिली को इस बात का सुकून नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे को पे चाकू किसने चलाया, मॉब में उसको किसने शक किया। लेकिन 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट अराउंड देयर and that their presence has been proven by the prosecution। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। आप लोग क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज करेंगे, हमारे क्लाइंट बेकसूर हैं। अब बात ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की। मेंस जेवलिन थ्रो में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक अपने नाम किए हैं। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि यशवीर सिंह ने आखिरी प्रयास में 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हालांकि गोल्ड मेडल श्रीलंका के रुमेश पतिरागे ने 89.75 मीटर के थ्रो के साथ जीता। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से नीरज चोपड़ा का जलवा देखने को मिला है। सीजन बेस्ट थ्रो में यशवीर सिंह ने भी ब्रॉन्ज जीता है। हालांकि गोल्ड की बात करें तो ये श्रीलंका के नाम रहा, रुमेश पतिरागे ने ये मेडल जीता। बड़ी बात तो ये है कि अब अगर मैं नहीं हूँ फील्ड पे, अगर इंजरी भी है तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि हाँ पीछे संभालने वाले हैं अभी और अच्छा थ्रो करने वाले हैं, तो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी 85 प्लस में यशवीर आ गया है, तो अभी हमारे 85 प्लस के काफी अच्छे थ्रोर हो गए। रोहित ने 87 मीटर किया था अभी यहाँ आने से पहले, तो सचिन अच्छा कर रहा है, तो मतलब हमारे वो जूनियर थ्रोअर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो काफी खुशी होती है कि हमारा जेवलिन इतना ग्रो कर रहा है। स्टार्टिंग से जैसे डाउन चल रहा था, बीच में एक 81.33 समथिंग गई थी मेरी थ्रो, तो उस टाइम पे मैंने जैसे रिजल्ट भी देखा था भाई ब्रॉन्ज मेडल 82 मीटर इसमें चल रहा है, तो फिर मन में ये चल रहा था भाई 82 मीटर अभी ग्राउंड में लगा के आए हैं, कंपटीशन में पर्सनल बेस्ट की थी, तो उससे 82 से ऊपर और अच्छी कर सकता हूँ मैं। तो फिर 5 थ्रो तक अच्छा जा नहीं रहा था, फिर लास्ट थ्रो में ये था कि भाई देखा जाएगा जो होगा। बगहा में एक बेहद शर्मनाक और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ स्कूल के 5 मासूम बच्चों को जामुन चुनने की ऐसी सजा दी गई कि आप भी चौंक जाएंगे। बच्चों को रस्सी से बांधकर करीब 1 घंटे तक तेज धूप में खड़ा रखा गया। मामला बगहा 2 प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोधसर का है। बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन के बाद 5 छात्र स्कूल के पीछे जामुन चुनने चले गए थे। आरोप है कि इसी बात से नाराज स्थानीय महिला शांति देवी ने बच्चों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और धूप में खड़ा रखा। इस दौरान बच्चों के साथ गाली गलौज करने के भी आरोप है। रस्सी बांधने और धूप में खड़ा रहने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार ने 112 पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को मुक्त कराया। प्रधानाध्यापक ने लौकरिया थाना में लिखित शिकायत देकर महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ठीक है। खबर मोतिहारी से है, जहां जिला स्तरीय चंपारण चैंपियन कैरम और शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। खेल भवन में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन गिरी और जिला खेल पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। कई प्रखंडों और पंचायतों से चयनित छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। डीएम ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए एक छात्रा को सम्मानित किया और स्वयं शतरंज और कैरम खेलकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। आरा के संभावना आवासीय उच्च विद्यालय की छात्रा निशु कुमारी ने सीबीएसई ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप 2026-27 में शानदार प्रदर्शन किया। पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही उनका चयन राष्ट्रीय स्तर की आर्चरी प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय और भोजपुर जिले का गौरव बढ़ा है। झारखंड के रांची स्थित नामकुम के टुरीन वर्ल्ड स्कूल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली की ओर से 27 से 30 जुलाई तक आयोजित ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने भाग लिया। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय से कुल 6 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में 10वीं कक्षा की छात्रा निशु कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 30 मीटर रेंज में गोल्ड मेडल, 20 मीटर रेंज में ब्रॉन्ज मेडल और 10 मीटर रेंज में सिल्वर मेडल हासिल किया।
खबर गयाजी से है, जहां मध्य विद्यालय सरैया में वीडियो पूजा गहलोत ने सभी का दिल जीत लिया। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने करीब 1 घंटे तक बच्चों को संविधान, लोकतंत्र और कानून की जानकारी दी। सवाल जवाब के जरिए बीडीओ ने बच्चों को पढ़ाया और उनका उत्साह बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने स्कूल की साफ सफाई, पेयजल, शौचालय और शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए बीडीओ ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। शेखपुरा जिले में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वर्षों से राजकीय एवं निजी नलकूप योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इसके बावजूद अधिकांश राजकीय नलकूप बंद पड़े हैं, जबकि कई निजी नलकूप योजनाएं भी लाभ नहीं दे पा रही, जिसके चलते किसानों को समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है और किसान बारिश पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। शेखपुरा जिले में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किए जाने को लेकर राज्य सरकार काफी संवेदनशील है। अब बता दें कि सिंचाई व्यवस्था के नाम पर लगभग करोड़ रुपया खर्च भी किया गया है, लेकिन किसानों को हर खेत में पानी जो पहुंचाने की योजना सरकार की है उसमें अभी सफलता नहीं मिली है। लेकिन जिला प्रशासन लगा हुआ है कि निश्चित रूप से जो भी खराब पड़े हैं राजकीय नलकूप, कहा जा रहा है कि शेखपुरा जिले में 187 राजकीय नलकूप हैं, जिसमें मात्र 85 राजकीय नलकूप ही चालू अवस्था में, बाकी खराब हुआ था 150 नलकूप लगाने में, इसमें 70-80 नलकूप खराब है और सरकार जो है करोड़ों रुपया उस पर खर्च कर रही है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? मैं आपके चैनल से मांग करना चाहता हूं, जो 70-80 नलकूप जो बंद पड़े हैं और जिससे किसान को पानी खेत में नहीं जा रहा है, इसमें दोषी कौन है? ठीक हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा रहा है सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगा और हर खेत की पानी पहुंचाने की योजना सरकार की है वो भी सफल होगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। मंत्री मदन सहनी के बेटे को धमकी देने के मामले में आरोपी कन्हैया सहनी की गिरफ्तारी हुई है। साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर से गिरफ्तारी हुई है। 24 जुलाई को मंत्री के बेटे को धमकी दी गई थी। मोबाइल पर कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी के साथ पैसे भी मांगे गए थे। तो बड़ी खबर, जहां मंत्री मदन सहनी के बेटे को धमकी देने मामले में आरोपी कन्हैया सहनी की गिरफ्तारी हुई है। साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, गिरफ्तारी हो चुकी है, सफलता मिली है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, ये जो आरोपी है कन्हैया सहनी है और इसने ही धमकी दी थी जो मंत्री हैं मद्य निषेध व उत्पाद विभाग के, उनके बेटे को यह धमकी दिया था। और उसके बाद ये पूरे मामले को लेकर के मंत्री जो हैं उन्होंने डीजीपी को सूचना दी। डीजीपी ने तत्काल इस पूरे मामले को जो है साइबर थाने को सुपुर्द किया और उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो फौरी तौर पे ही ये पता चल गया कि ये जो धमकी देने वाला शख्स है ये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके का रहने वाला, क्योंकि उसका जो टावर लोकेशन आ रहा था वो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के इलाके में आ रहा था। थाने की पुलिस जो है वो मुजफ्फरपुर पहुंची और वहां जाकर के वहां के जो स्थानीय थाना है उनके सहयोग से ये इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया है। फौरी तौर पे उससे जो पूछताछ हुई तो उसने अपना गुनाह स्वीकार किया। उस मोबाइल को भी जब्त किया गया है जिस मोबाइल से धमकी दिया गया था और अब पटना लेकर के साइबर थाने की पुलिस आई है और यहाँ पूछताछ जो है वो की जाएगी। पूछताछ के बाद फर्दर जो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसने धमकी क्यों दी? मंत्री के जो बेटे हैं उन्हें जान से मारने की, उनसे पैसे की डिमांड क्यों किया इसने? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब चाहती है साइबर थाने की पुलिस। फिलहाल ये पुलिस को गुमराह करना चाह रहा था, लगातार जो है अलग अलग बातें बता रहा था और इसी वजह से इसे पटना लाया गया है और अभी इसे फिर से पूछताछ जो है वो शुरू होगी थोड़े दिन में। और जब पूरी तौर पे पुलिस जो है अनुसंधान कर लेगी, पूछताछ पूरी हो जाएगी पुलिस की, तो अग्रतर जो कानूनी कार्रवाई है कोर्ट में प्रोड्यूस करने का वो पुलिस के द्वारा, साइबर थाने की पुलिस के द्वारा की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। दियारा के लोगों को जल्दी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उन्हें उफंती धारा में हथेली पर जान लेकर अब लहरों पर बलखाती नाव पर सफर नहीं करना होगा। पिछले साल की तरह इस बार भी सरकार की जहाज तैयार है और जल्दी लोगों के नदी पार आने जाने में मदद के लिए सेवा शुरू होगी। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि दियारा के लोगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार की मदद से पिछले साल बड़े जहाज की व्यवस्था कराई गई थी। इस बार इस सेवा के शुरू होने में थोड़ी देर हुई है, लेकिन अब ये जहाज तैयार है और एक बार फिर से 250 लोगों को नदी पार उतारा जा सकता है। ये सुविधा पूरी तरह से मुक्त होती है। बता दें कि नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पीपा पुल को खोल दिया गया है, जिसके बाद दियारा के लोग नावों पर सफर करने को मजबूर हैं। ये सरकार का जहाज है और सरकार इस पर मुफ्त 200 लोगों को एक साथ ले जाना, 200 लोगों को लाना, व्हीकल भी चढ़ाना, ये पिछले बार सेवा प्रदान किया।
इस बार भी ये प्रारंभ होना था, थोड़ा एक सप्ताह पहले लेट हो गया। जर्मनी से एक इसमें पार्ट्स आना था, जो जर्मनी से आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है। तो मैं समझता हूँ कब ये जहाज़ तैयार है जनता की सेवा के लिए, दानापुर दियारा के लिए उपहार है ये भारत सरकार का। और थोड़ा विलम्ब हो रहा था तो मैंने प्रयास किया, एसडीओ साहब, डीएम साहब की अहम भूमिका भी है इसमें, संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत करके इसको जल्दी लगवाए मेरे आग्रह पर, और अब आसान हो जाएगा आना जाना दियारा के लोगों को। तुलसी अब सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं बल्कि किसानों के घरों में समृद्धि की महक भी बिखेर रही है। समस्तीपुर जिले के लडुआ गांव में खेती की तस्वीर बदल रही है। कभी धान और गेहूं तक सीमित रहने वाले किसान अब औषधीय खेती की ओर बढ़ रहे हैं। यहां किसानों ने तुलसी की खेती शुरू की है। कम लागत, अधिक मुनाफा और खेतों की बढ़ती उर्वरा शक्ति ने आसपास के किसानों को भी इसके लिए आकर्षित किया है। 3-4 मुख्य महत्व हमारे यहाँ है, आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक, तीनों महत्व है। तुलसी का पौधा जहाँ पर भी होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, हानिकारक बैक्टीरिया जो है से वातावरण से खत्म हो जाते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं खेती को देख के, और हम लोग भी कोशिश करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसका खेती करें अपने यहाँ जी। हाँ, और अपने आय में लाए, और कम पूंजी में ज़्यादा बचत होता है। 1000-1200 रुपया कट्ठा लगता है, और सबसे सब है इसमें फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया जाता है। आमतौर पर खेती बाड़ी को घाटा का सौदा कहा जाता है और लोग इससे अब करनी काटते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजना भी चलाए गए, लेकिन समस्तीपुर की ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है औषधीय खेती की। जो परंपरागत खेती है उस खेती से हटकर लोग अब औषधीय खेती के तरफ बढ़े हैं, और शुरुआती दौर में यहाँ पर जो है 1 एकड़ में प्रयोग के तौर पर ये खेती की गई है तुलसी के पौधे की। और ये कहा जाता है कि ये तुलसी का पौधा वातावरण को स्वच्छ करता है और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता इस पौधों के द्वारा कराया जाता है। और यहाँ पर जो तुलसी की खेती की जा रही है, कैसे इस खेती की प्रेरणा आई, क्या कुछ इस खेती के पीछे कहानी है? ये औषधीय तुलसी जो है वो इसको औषधियों की रानी कही जाती है। कहा जाता है जो तुलसी, जब हम लोग घर में एक तुलसी लगाते हैं तो हमारे घर के पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। और एक तुलसी लगाने से जब इतना वातावरण शुद्ध हो सकता है तो इसी से प्रेरणा लेकर के हम लोग देखें कि उसको अधिक संख्या में लगाया जाए तो ऑक्सीजन की क्या मात्रा बढ़ सकती है। और खेती में जो है वो गेहूं और सरसों के बाद का जो समय किसान के खेती करने का कोई उसमें फसल नहीं लगाया जाता है, उसी समय में यह मुख्य रूप से बीच का समय के बुआई के समय जिसमें कोई फसल नहीं बुआई किया जाता है, उसी समय में यह तुलसी की खेती की जाती है। इसमें ऐसा देखा गया है कि बहुत कुछ ज़्यादा खर्च नहीं आ रहा है। तो कितना खर्च आ रहा है? अभी कितने में खेती की है? क्या अभी हम अपने यहाँ 1 एकड़ में इस तुलसी के फसल को लगाए हैं, और इसमें आमतौर पे जोड़ा गया है तो हिसाब लगभग 1000 से लेकर के 1200 तक प्रत्येक कट्ठा पे पड़ेगा खर्च। आमदनी